नमस्कार, मैं राकेश कुमार। टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी पे सीरीज कर रहा हूं और एनसीईआरटी किताब जो कि ज्ञान के लिए, संकल्पना के लिए और जीवन में बेहतरीकरण के लिए सबसे उपयोगी है, और उस आधार को मैं मजबूत करने के लिए, उस ज्ञान के उस आधार को जो कि स्कूली शिक्षा के दौरान, विद्यालय शिक्षा के दौरान आपको प्राप्त होना चाहिए था और संकल्पना पे आधारित ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, उस आधार को मजबूत करने के लिए मैंने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया है। तो कल मैंने जो है वीडियो डाला था अर्थ इन सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित जो पहला अध्याय था उसका मैंने वीडियो डाला था और काफी लोगों ने पसंद किया। प्रथम दिन में जो है सब्सक्राइबर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1 से मैं शुरू किया था और 15 तक का सफर तय हुआ और 100 लोगों ने उसे जो है देखा भी और काफी घंटे भी देखे गए। यद्यपि वीडियो बहुत लंबा था तथापि उस पर व्यू बहुत अच्छे आए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो रिस्पॉन्स, व्यू और सब्सक्राइबर जब किसी भी चैनल का बढ़ता है तो उसके चलाने वाले, जो उससे जुड़े लोग होते हैं, उनकी जो है निष्ठा, समर्पण और जो प्रेरणा होती है वह भी जागृत हो जाती है। तो आज मैं सेकेंड डे जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल, ज्योग्राफी, चैप्टर 2 का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसमें ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब, अक्षांश को लैटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यह चैप्टर हमें जो है पढ़ना है। यहां पर नाम से यह स्पष्ट है कि ग्लोब के बारे में जानकारी होगी। आखिर ग्लोब के बारे में, पृथ्वी में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने के लिए ग्लोब की जानकारी क्यों होनी चाहिए। फिर अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है और कैसे किसी भी स्थान की अवस्थिति, जो लोकेशन होता है, उसके लिए अक्षांश और देशांतर की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी भी स्थान पर समय के निर्धारण के लिए, टाइम के निर्धारण के लिए कैसे देशांतर जो यूजफुल होते हैं और इससे संबंधित कई सवाल होते हैं। उन सवालों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आपका संकल्पना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए सवाल बहुत मुश्किल की बात नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जाने, क्योंकि जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं और पृथ्वी पे खींची जाती हैं और उसी के प्रतिरूप के रूप में, उसी को लघु रूप में, प्रतिरूप के रूप में जो है ग्लोब को स्थापित किया जाता है, ग्लोब की संकल्पना की गई है। अब हम सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जाने कि पृथ्वी का मैंने जो है कल मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था। यह पृथ्वी है और पृथ्वी का जो आकार है वह गोलाभ है, जिसको भूआभ कहते हैं। यह इस तरह का, यहाँ पर चपटा होता है और इस तरह की एक आकृति बनती है। इन जगहों पे चपटी होती है पृथ्वी और बाकी जगह जो है यह इस तरह की आकृति होती है। इस आकृति को भूआभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूआभ कहते हैं, जियोइड कहते हैं। यह पृथ्वी की विशेष आकृति है, जो अपनी धरती है उसकी विशेष आकृति है। की विशेष आकृति है और पृथ्वी यानी अपनी धरती जिस पे हम रहते हैं उसकी विशेष आकृति है। इस विशेष आकृति का मतलब है यहाँ पर शीर्ष भाग, जहाँ पर ध्रुव बनते हैं, वहां पे चपटी होती है। इसके अलावा यह जो है निकली हुई संरचना होती है, वृत्ताकार के स्वरूप की होती है और इस तरह की जो आकृति है यही पृथ्वी की आकृति है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी ऊपर से, जब स्पेस से, यूनिवर्स से इसको देखा जाता है तो यह नीले कलर की दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। जो धरती है वह ब्लू कलर की दिखती है। नीले रंग की दिखती है, नीले रंग की दिखती है। नीले रंग के पीछे आपको समझ में यह बात एक आश्चर्य के तौर पे आपके दिमाग में कौंधनी चाहिए यह बात कि आखिर पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखता है। कौन सी ऐसी वजह है, क्यों आखिर पृथ्वी जब यूनिवर्स से, स्पेस से देखा जाता है या विमानों से ऊपर से देखा जाता है यूनिवर्स से, तो नीले कलर की क्यों दिखती है।
इस स्थिति को जानने के लिए हमें समझना होगा, इस संकल्पना को समझना होगा कि आखिर पृथ्वी नीले कलर की क्यों दिखती है, ब्लू कलर की क्यों दिखती है। तो आपको जानना चाहिए कि धरती का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है वह जल से घिरा हुआ है। इसका मतलब कि हम महासागरों से घिरा हुआ है। महासागर के जो जल हैं, महासागरों से घिरा हुआ है, इसके जल जो है इसको घेरे हुए हैं, आवृत किए हुए हैं इस धरती के 2/3 हिस्से को। जब जल को देखा जाता है तो प्रकाश के स्कैटरिंग के चलते, प्रकीर्णन के चलते, यानी जब जल पे सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा, रमन इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था कि सारे मटेरियल्स जो है किसी न किसी मॉलिक्यूल से बनते हैं। मटेरियल चाहे वो गैसियस हो, सॉलिड हो, गैसियस हो या लिक्विड हो, इन मटेरियल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो लाइट पड़ने के बाद इनके साथ इस लाइट का, मॉलिक्यूल का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन होने की वजह से ये अपने रास्ते बदल लेते हैं। और यह जो रास्ते बदलने की क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा, जब प्रकाश इनके मॉलिक्यूल से, इनके अणुओं से जब टकराता है तो इनके बीच की इंटरेक्शन से इसमें एनर्जी का चेंज होता है। तो वेवलेंथ चेंज होता है, प्रकाश का वेवलेंथ चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। और दूसरी जो बात होती है, जो लाइट होता है वह क्या करता है, अपना कलर भी बदल देता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो सामान्य रूप से दिखने वाला जो व्हाइट लाइट है, जो सूर्य के प्रकाश में दिखती है, येलो या व्हाइट लाइट के रूप में दिखती है, वह महासागरीय भाग से घिरे हुए धरती पर जब पड़ती है तो उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन की स्थिति में, स्कैटरिंग की स्थिति में यह ब्लू दिखने लगती है। इसीलिए इसे ब्लू, धरती को ब्लू भी कहा जाता है, नीले रंग की दिखने की वजह से। अब हमने आकृति के बारे में जाना कि कैसे यह जो है जेवाइड आकृति की है। और इस आकृति में हमने कल ही बताया था कि यह पृथ्वी इस तरह से यहां पर चपटी और यहां पर चपटी है, और इस जो दूर, यह जो पॉइंट है, यह नॉर्थ में इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, यह जो पॉइंट है यह साउथ में इसको साउथ पोल कहा जाता है। और दोनों के बीच में अगर हम काल्पनिक रेखा खींचें तो इस तरह से यह जो काल्पनिक रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। और यह जो इमेजिनरी लाइन है, इसी को जो कहां से गुजरती है, इमेजिनरी लाइन है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने के लिए प्रयुक्त होती है, मिलाने हेतु प्रयुक्त होती है। इसी इमेजिनरी लाइन के सहारे जो है पृथ्वी घूमती है। और आपको मैप का नॉलेज होगा, या आगे के मानचित्र वाले चैप्टर में वो देखेंगे, सामान्य रूप से आप समझ लीजिए। जो मैप में उत्तर की दिशा होती है वह ऊपर की ओर होती है, नीचे की दिशा जो नीचे की ओर होता है वह साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। पृथ्वी इस अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जो है चक्कर लगा रही होती है। इसी चक्कर लगाने की जो क्रिया होती है, जो घूमती है, जैसे मैं अपने जगह पे खड़ा हूं, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं और यहां से इस तरह घूम गया और अपनी जगह पे फिर से आ गया, यही जो है घूर्णन है, जिसको है रोटेशन के नाम से जाना जाता है। इसे घूर्णन कहा जाता है। और यह जो घूर्णन की गति होती है पृथ्वी की, यानी जो रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, या पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, या रोटेट करने में घूर्णन की जो समय अवधि होती है 24 घंटे की होती है।
तो आपसे सवाल बनता है, आपको जानना चाहिए कि पृथ्वी को अपने अक्ष पे, एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, और इसी अक्ष पे घूमने की जो प्रक्रिया होती है, इसी से दिन और रात का परिवर्तन होता है। दिन और रात का परिवर्तन होता है। अब आपके जहन में यह भी बात उठे कि घूमने से दिन और रात के परिवर्तन का क्या मतलब है। तो जब आप इतना समझ गए हैं, तो इसके बाद हम दिन और रात के परिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपको आरेख का सहारा लेते हैं और बताते हैं कि कैसे यह दिन और रात से संबंधित मसला है। मान लिया जाए यह सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आती है वह पृथ्वी के इस फेस पे पड़ती है। जब इस सतह पे पड़ती है, इस तरफ पड़ती है, तो यहाँ पर जो यह लाइटेड एरिया है, यानी यह जो फेस है जो सामने पड़ रही है, वहां पर दिन की स्थिति होती है, और इसके बैक साइड में यह रात की स्थिति, इधर रात हो गई और इधर दिन की स्थिति, इस सतह पे दिन हो गया। यानी जो प्रकाश के सामने आता है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश दे रहे हो, तो जो सामने आ रहा है वहां पर दिन की स्थिति और इधर रात की स्थिति हो गई। 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात, फिर यह रोटेशन पूरा होकर के फिर से अपने जगह पे आ जाती है। तो जिधर अभी दिन की स्थिति थी, वहां रोटेशन के बाद फिर से सूर्य के सामने आ गया, क्योंकि सूर्य हमेशा क्या होता है, अपनी जगह पे स्थिर होता है। तो जिधर रात थी 12 घंटा पहले, वहां दिन हो गया, और जिधर दिन था 12 घंटा पहले, वहां रात हो गया, क्योंकि सूर्य की किरणें उसके फेस पे पड़ती है। तो दिन और रात का जो बदलना होता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। जो फेस, जिस फेस पे लाइट पड़ रही है वह 12 घंटे तक पड़ी, तो 12 घंटे का दिन हुआ। इसके बाद फिर से घूम करके पृथ्वी इधर आ गई, तो जिधर लाइट नहीं पड़ रही थी वहां पे अब लाइट पड़ गई, तो उस साइड में दिन हो गया। यानी अगर भारत में दिन है तो अमेरिका में रात की स्थिति होगी, क्योंकि पृथ्वी के उस साइड पे पृथ्वी की जो आकृति है जीवाइड है, जीवाइड में एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ अमेरिका है, तो इधर अगर दिन होगा तो इधर रात्रि की स्थिति होगी। तो आपने घूर्णन की गति को समझ लिया। अब यहाँ बेसिक रूप से हमें जो है ग्लोब और अक्षांश देशांतर को समझना, आखिर ग्लोब होता क्या है और कैसे यह अक्षांश देशांतर के द्वारा किसी भी स्थान की अवस्थिति को स्पष्ट किया जाता है। ग्लोब जो है इस तरह की आकृति होती है, आप देख लीजिए, इस तरह की आकृति होती है, जिसमें इस तरह की आकृति होती है जिसमें दो कील लगे होते हैं, और वह पृथ्वी उस जिस तरह से झुकी होती है उसी झुके हुए प्रतिरूप के रूप में जो है ग्लोब को दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्लोब पृथ्वी का जो है प्रतिरूप, यानी पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में ग्लोब की क्या स्थिति बनी। ग्लोब के बारे में अगर हम बताएं तो यह पृथ्वी यानी धरती के प्रतिरूप के रूप में, प्रतिरूप के तौर पर व्यवहृत होता है। एक दूसरा जो है, यह धरती जितनी बड़ी तो बनाई नहीं जा सकती है ग्लोब, तो यह सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती ग्लोब है तो प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जितने भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप हैं और जितने भी महासागर हैं, उनका प्रदर्शन ग्लोब पर सही आकार में किया जा सकता है, किया जाता है। यानी ग्लोब की 3 खासियतों के बारे में हम जाने कि पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में व्यवहृत होता है, लघु रूप में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी छोटे आकार में पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में ग्लोब को रखा जाता है। यह देश, महाद्वीप और महासागरों के का जो प्रदर्शन होता है ग्लोब पर, वह सही आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। यही ग्लोब की खासियत है। अब हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पे हमने बताया कि जिस तरह से हमने कल्पना की थी कि पृथ्वी पर
जो है एक काल्पनिक अक्ष होता है जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाता है, उसी तरह यहाँ पर ग्लोब पे भी पिन होता है और ये पृथ्वी यह ग्लोब को पश्चिम से पूरब की ओर आप घुमा करके पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसी ग्लोब को या धरती को धरती में अक्षांश और देशांतर की स्थिति का निरूपण करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से अक्षांश निरूपित होता है और किस तरह से देशांतर निरूपित होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें धरती की, तो यही अगर यह बॉल है, इसको हम धरती के रूप के प्रतिनिधि के रूप में माने, तो जो सबसे बीच की स्थिति है, देख रहे हैं यह एक स्फीयर के रूप में है, गोले के रूप में है, और गोले का जो बीच का भाग है अगर हम उसके चारों तरफ एक वृत्त खींच देते हैं, यह जो वृत्त है यह यहां से आप देखिए, अगर यह ध्रुव की स्थिति है तो यहां से यहां, और यह जो है यहां ध्रुव की स्थिति है तो यहां से यहां दो बराबर भागों में बट रही है धरती। और ऐसी काल्पनिक रेखा जो धरती को दो बराबर भागों में बांटती है, वैसी काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली, हमने कहा कि अगर पृथ्वी है तो यह नॉर्थ और यह साउथ पोल है, और यहां पर अगर हम देखें तो यह जो है कक्षा तल है, ऑर्बिटल प्लेन है, और इस प्लेन के साथ अक्ष का जो एंगल होता है वह 66.5 डिग्री का होता है। और यह जो 66.5 डिग्री यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री कक्षा तल के साथ झुकी रहती है, और अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं तो यह 90 डिग्री यानी 23.5 डिग्री इसके परपेंडिकुलर लाइन पे झुकी रहती है। यानी कक्षा तल के अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो इस पे 23.5 डिग्री झुकी रहती है और अपने कक्षा तल पे 66.5 डिग्री झुकी रहती है। अगर हम यहां से इस पृथ्वी को के ठीक बीच से, इसको सांकेतिक रूप में मैं फिर से दिखाता हूं कि यह पृथ्वी है और इसके ठीक बीच से एक रेखा खींची गई है, और यह रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। यानी भू के मध्य से, भूमध्य का मतलब भू के मध्य से जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, या विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में आएगा कि रेखा और वृत्त, चूंकि पृथ्वी गोली है ना, आकार इसका गोलाकार है, तो इस स्थिति में इसके चारों तरफ यह लाइन खींची जाती है, और इस लाइन के खींचे जाने से आप देखिए किस तरह से चारों तरफ से लाइन खींची जा रही है, और पृथ्वी को दो अलग अलग गोलार्धों में, दो अलग अलग गोलों में बांट रहा है। एक गोला इस तरह का बन रहा है और एक गोला जो है इस तरह का बन रहा है। ये दो अलग अलग गोलार्धों में बंटने वाला, आधा आधा गोला में बंटने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको, इस गोलार्ध को हम लोग क्या करते हैं, यह चूंकि विषुवत वृत्त के, यह जो काल्पनिक रेखा है जो धरती को मध्य से बांटती है, यानी जो दो बराबर भागों में धरती को बांटने वाली काल्पनिक रेखा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। यह कैसा अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। यानी 0 डिग्री अक्षांश वह रेखा है जो पृथ्वी को के बीच से गुजरती है और एक सर्किल के रूप में गुजरती है, जैसा कि मैंने दिखाया, और यही धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला जो स्फीयर है, जो आधा स्फीयर है, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तर का गोलार्ध। जो दक्षिण का भाग है, आधा भाग, इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध कहते हैं।
साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। जब विषुवत लोग रेखा से इसको जो है मुख्य आधार मानते हुए इसके उत्तर और दक्षिण जब कोणीय दूरी में संकेत काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं तो इसे जो है अक्षांश कहते हैं और यह इस तरह से बढ़ते जाती है। 1 डिग्री उत्तर, चूंकि उत्तर की तरफ है, 2 डिग्री उत्तर, 3 डिग्री उत्तर, 4 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री उत्तर और यहाँ पर आते आते 90 डिग्री उत्तर हो जाती है। हम इसको भी जानेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे कि यहाँ 90 डिग्री कैसे हो जाता है। तो यानी विषुवत रेखा के उत्तर ऊपर की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उस काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अंश में जो नापते हैं, डिग्री में नापते हैं, उत्तर की ओर खींची जा रही है तो उत्तरी अक्षांश हो गई, ये उत्तरी अक्षांश हो गए। और जो इसी तरह की काल्पनिक रेखाएं विषुवत रेखा के दक्षिण में खींची जाती है जो बराबर अंशों में बांटती है पृथ्वी को, इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं जो उत्तर गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो खींची जाती है उसको उत्तरी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं और जो दक्षिण गोलार्ध में खींची जाती है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। मुख्य जो यहाँ है वह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची जाने वाली जो रेखाएं जो उसके समानांतर होती हैं और एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, ये सारी समानांतर है, कहीं नहीं मिलती है, ऐसी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अब मुझे यह बात स्पष्ट हो रही होगी आपको कि अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा भी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और उसी के उत्तर या दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती हैं कोणीय दूरी के आधार पर खींची जाती हैं, प्रत्येक 1 अंश का, 1 डिग्री का, उसको उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में खींची जाती है उसको दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। आपके मन में सवाल उठना लाजमी है या सवाल उठना भी चाहिए कि आखिर अक्षांश रेखाओं की, इस काल्पनिक रेखाओं को खींचने की जरूरत किसी भी ग्लोब पर या धरती पे क्यों पड़ती है, या धरती पे खींची नहीं जाती, उस ग्लोब पे खींची जाती, क्योंकि ग्लोब क्या है, धरती का, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिरूप के रूप में होता है, तो यहाँ पर खींची जाती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आना भी चाहिए, यह स्वाभाविक तौर पे आना चाहिए। तो किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है, कोई भी स्थान होता है और उसकी स्थिति जिसको आप अवस्थिति कहते हैं, लोकेशन को अगर जानना है तो लोकेशन को जानने के लिए हमें जो है अक्षांश रेखाओं की जरूरत होती है और इस अक्षांश रेखाओं में उस अवस्थिति को जानने के लिए न सिर्फ अक्षांश रेखाओं की जरूरत होती है बल्कि देशांतर रेखाओं की भी जरूरत होती है। अब चूंकि मुख्य संदर्भ बिंदु यह जो है विषुवत वृत्त है, यह जो वृत्त है विषुवत वृत्त है मुख्य संदर्भ बिंदु, तो इसके उत्तर और दक्षिण की स्थिति जानते हैं। अब हमने अक्षांश के बारे में जब कंसेप्ट जाना तो एनसीईआरटी में एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, बेलो होरिजेंटो एक ही अक्षांश पे है, 20 डिग्री अक्षांश पे है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर ये भी 20 डिग्री अक्षांश पे है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, यह 20 डिग्री अक्षांश पे है और बेलो होरिजेंटो ब्राजील में है और यह भी 20 डिग्री अक्षांश पर है। तो आखिर इसकी अवस्थिति में एक भारत में है और एक जो है दक्षिण अमेरिका में, तो इसकी स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे, तो इसलिए पहले अक्षांशीय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरत है कि यह विषुवत रेखा से ऊपर है या नीचे। तो भारत वाली स्थिति को देखेंगे तो भारत विषुवत रेखा से ऊपर है,
तो यहाँ पर जो अक्षांश होगा वह 20 डिग्री नॉर्थ होगा, जबकि दक्षिण अमेरिका विषुवत रेखा से नीचे है। तो यहाँ पर बेलो होरिजेंटो जो स्थान है उसके अक्षांश 20 डिग्री साउथ होगा, दक्षिण होगा। तो इस तरह से यह प्रधान जो अवस्थिति को, किसी भी अवस्थिति को दिखाना होता, जो मुख्य संदर्भ प्राइम रेफरेंस पॉइंट है जो विषुवत वृत्त है, उसके उत्तर और दक्षिण से हम इसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन एक उदाहरण और समझिए, हिंद महासागर में एक जगह है टोंगा द्वीप, ये प्रशांत महासागर में एक जगह है टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। दोनों जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। टोंगा द्वीप है, टोंगा आइलैंड है, यह पैसिफिक ओशन में है, और यह 20 डिग्री साउथ है। और दूसरा मॉरिशस है, यह जो है हिंद महासागर में है, और यह भी 20 डिग्री दक्षिण है। तो अब दोनों जो है एक ही अक्षांश पे है, तो इनकी अवस्थिति को स्पष्ट रूप से जानने के लिए जरूरत है कि एक अलग तरह की रेखाओं का अध्ययन किया जाए जो देशांतर रेखा के रूप में जाने जाएंगे। आपको अक्षांश के बाद अब देशांतर की तरफ लिए चलते हैं। पृथ्वी इस रूप में है, और यह जो है इसका नॉर्थ पोल है, और यह इसका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम लोग जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, जबकि अक्षांश में क्या हो रहा था, यह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा जा रही थी। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। यह जो है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती थी, उसके ऊपर उत्तर या दक्षिण में समानांतर जो रेखाएं खींची जा रही थी वो अक्षांश थी। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को हम लोग जो है प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। यह एक अर्धवृत्त की तरह है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला है, और यहां से जब इसके इधर पूरब हुआ, इसके पूरब में जब हर 1 डिग्री के अंश पर जो रेखाएं हम लोग खींचते हैं, यह ऐसे मिलाने वाली रेखाएं हैं, है ना। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले हर 1 डिग्री के अंश पर जो हम लोग अर्धवृत्ताकार रेखाएं खींचते हैं, यही देशांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पर भी देखें, इस तरफ से यह पूरब की तरफ है, या पश्चिम की तरफ, हर 1 डिग्री के अंश पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो इस तरह की रेखाएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहां से यह तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब 1-1 डिग्री के अंश पर जो अर्धवृत्त खींची जा रही है, बढ़ते बढ़ते यह जो पीछे का हिस्सा है वहां आकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के रूप में स्थापित होगी, और इधर से 1-1 अंश पे जो खींचे जाने वाली रेखाएं हैं, वह जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को काल्पनिक रूप से मिलाती हैं, यह आकर के पीछे की, इसके ठीक पीछे, इसके बैक साइड में, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो अगर हम इसको पोल को और इस पोल को लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो खींची गई रेखा है, यहाँ से यहाँ तक जो खींची गई रेखा है, यह 0 डिग्री रेखा है, जिसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और इसी के इस तरफ, इस लाइन के इधर जो है पूर्वी क्षेत्र हुआ, यानी ईस्ट हेमिस्फेयर हुआ, और इधर पश्चिमी
गोलार्ध हुआ, वेस्ट हेमिस्फेयर हुआ। तो यहाँ पर जो इस अंश को मिलाने वाली 1 डिग्री के अंश पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा है, यह 1 डिग्री देशांतर पूरब की ओर हुआ, तो इसे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर हम पश्चिम की बात करें इस प्राइम मेरिडियन से, तो इसके पश्चिम में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो अर्धवृत्ताकार रेखा है, इसी को हम लोग पश्चिमी देशांतर कहे, और चूंकि 1 डिग्री अंश पर यह नापी जाती है समानांतर, जब यह घूम करके इस तरह से मिलाते मिलाते पीछे 180 डिग्री इधर की रेखा और 180 डिग्री इधर की रेखा इस बैक साइड में आकर के मिल जाएगी, जो दोनों को मिला करके यह वाला 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो यह क्या बना देगा, एक गोला बना देगा या पूर्ण सर्किल बना देगा। नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल है, यही 0 डिग्री देशांतर है, इधर से 180 और इधर से 180 डिग्री ईस्ट जो मिलेगा एक सर्किल बनेगा। इसे हम काल्पनिक रूप से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और काल्पनिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस तरह से एक पूर्ण सर्किल का निर्माण करेगा। यह 180 डिग्री पीछे बैक साइड में है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की जो रेखाएं हैं, यह एक बिंदु पर मिलती हैं और कुल मिलाकर के जो प्राइम देशांतर रेखा है उसी के पीछे 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की जो रेखा है वह मिल करके एक कंप्लीट सर्किल का निर्माण करती है। तो अब अंतर के रूप में अगर आप जाने देशांतर और अक्षांशों में अंतर की स्थिति को देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें और हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो स्पष्ट रूप से जानने की बात यह है कि जो अक्षांश वृत्त होते हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाते हैं। पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। देशांतर भी और अक्षांश दोनों इमेजिनरी लाइन है और यह जो है देखा कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। जो ठीक बीच में पृथ्वी के ठीक बीच में जो खींची जाती है, मध्य से जो खींची जाती है, वही अक्षांश जो है 0 डिग्री अक्षांश कही जाती है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं और इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आपने देखा कि कैसे अक्षांश जो है इस भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है इसके समानांतर खींचे जाते हैं, यानी हर एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है। अगर देखें तो बैक साइड में भी जाए तो एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है और सभी सर्किल्स जो है समानांतर एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं। और यहाँ 0 से बढ़ते बढ़ते नॉर्थ पोल पे 80 डिग्री नॉर्थ और इधर से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री साउथ, यानी एक समानांतर सारे अक्षांश क्या होते हैं, समानांतर वृत्त होते हैं। अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो यह उत्तर से
दक्षिण खींची जाती है, खींची जाती हैं। यह दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले हर एक जो देशांतर रेखा होती है रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। यह काल्पनिक रेखा होती है और यह अर्धवृत्त के रूप में होती है। हर एक देशांतर क्या होता है? एक अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त के रूप में खींची जाती है। और जो देशांतर रेखाएं हैं वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब और के पश्चिम खींची जाती हैं। इसमें दोनों ध्रुवों पर जो रेखाएं होती हैं मिलती हैं। हर एक जो देशांतर रेखाएं होती है दोनों ध्रुवों पर आकर के मिल जाती है। और देखेंगे तो यहाँ पर बीच में इन सभी देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है। दूरी मैक्सिमम है और ध्रुवों पर जाते जाते यह जो है एक बिंदु पे मिल जाती है। यानी इधर से विषुवत वृत्त के पास या प्रधान मध्याह्न रेखा से विषुवत वृत्त के पास की अगर स्थिति को देखें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो यह आपस में मिल जाती हैं। यह देशांतर रेखाएं जो हमने उदाहरण दिया था कि टोंगो जो आइलैंड है जो कि प्रशांत महासागर में, वह 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। और मैंने मॉरिशस का उदाहरण दिया था कि वह आइलैंड भी जो है 20 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा पर है। तो अवस्थिति में अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आखिर कैसे संशय को दूर किया जाए। तो वहां पर हम देशांतर रेखाओं को देखते हैं कि जो प्रधान देशांतर रेखा है उससे वह किधर है, उससे वह किधर है और इससे यह किधर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इससे अगर यह पश्चिम पूरब में है तो यहाँ पर देशांतर जो है पूर्वी देशांतर के नाम से आ जाएगा 1 डिग्री ईस्ट, और इधर जो है यहाँ पर आएंगे तो 1 डिग्री वेस्ट की स्थिति होगी। इस तरह से देशांतर और अक्षांश के जो एक अक्षांश रेखाएं समानांतर और एक देशांतर रेखाएं हैं, जहां जिस बिंदु पर हम एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु से उसकी अवस्थिति का पता चलता है। या ग्रिड के रूप में यही लोकेशन को इंडिकेट करता है। यही जो है अवस्थिति को, लोकेशन को इंडिकेट करता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के महत्व को आपने समझा और कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है किसी स्थान की अवस्थिति को रेखांकित करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए काम आती है, हम उसके बारे में अभी समझ चुके हैं। अब हम समय के निर्धारण में देशांतर रेखाओं की भूमिका के बारे में समझना चाहेंगे। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब समय के निर्धारण में देशांतर रेखाओं की क्या भूमिका होती है हम उसको देखेंगे और कैसे यह गणितीय गणना के द्वारा निकाला जाता है हम इसको भी समझेंगे। जो प्रधान देशांतर रेखा है जिसको आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं या 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको कहते हैं, जो दोनों ध्रुवों को, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक अर्ध वृत्ताकार रेखा है। ऐसी मान्यता जब जितने भी खगोल शास्त्री आपस में बैठे दुनिया के, तो उन्होंने निश्चित किया कि जो 0 डिग्री प्रधान रेखा उसको माना जाए जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरते हो। तो अब जो है जो प्रधान देशांतर रेखा के इधर यानी पूरब की ओर जो पड़ेंगे, चूंकि पृथ्वी की
घूर्णन की गति किधर होती है, पश्चिम से पूरब की ओर। पूरब का जो क्षेत्र है वह हमेशा आगे इंडिकेट करता है और पश्चिम पीछे। तो प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब की ओर जो है समय हमेशा प्लस में होता है और इधर जो समय होता है हमेशा माइनस होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन से जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसको मानता ऐसा माना गया कन्वेंशन के रूप में, उससे जो पूरब के देश होंगे या पूरब के स्थान होंगे उनके समय में जो है जोड़ा जाएगा और जो उसके पश्चिम के स्थान होंगे उसके समय में समय निकालने के लिए लंदन के समय से घटाना होगा। अब इसको हम गणितीय गणना से समझते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का रोटेशन है वह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। इस तरह से पृथ्वी घूमती है, इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और यह 24 घंटे में एक बार पूरा कर लेती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री के एंगल को पूरा करती है। तो एक घंटे में अगर हम देखें तो 360 बटे 24 15 डिग्री, यानी कहने का मतलब पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगर हम 15 डिग्री देशांतर घूमने में धरती को 60 मिनट लगा तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में धरती को 60 बटे 15 इज इक्वल टू 60 बटे 15 इज इक्वल टू 4 मिनट लगा। यानी हम जैसे ही लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हर एक देशांतर पर 4-4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। 1 डिग्री के देशांतर पर पूरब में 4 मिनट बढ़ा, अगले डिग्री पे 4 मिनट बढ़ा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यह जो है 180 डिग्री पर जो 4 गुने 180 यानी इतना मिनट की बढ़ोतरी हो गई। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यह जो समय है कैसे निर्धारित होता है। मान लिया जाए कि एक देश में कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो क्या एक देश में बहुत सारा समय है, बहुत सारा जो है समय होता है। तो रसिया जैसे देश जहां पर जो कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है उसमें 11 टाइम जोन बांटे गए हैं। पृथ्वी को, पूरी धरती को जो है समय जोन के आधार पर 24 घंटे का जो समय है उसमें हर एक घंटे को एक टाइम जोन में बांटा गया है। तो रूस में 11 टाइम जोन है, लेकिन बाकी के देशों में मान्यता मानी गई है कि प्रधान मध्याह्न रेखा का निर्धारण किया गया है। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो मानक रेखा, मानक मध्याह्न रेखा मेरिडियन लाइन जो तय की गई वह 82.5 डिग्री ईस्ट है, पूरब है। इसी देशांतर रेखा को जो प्रयागराज से गुजरती है, जो प्रयागराज से गुजरती है, इसी को भारत में समय के निर्धारण के लिए मानक रेखा के रूप में माना गया है, IST के रूप में माना गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो गुजरात का द्वारका है और आसाम का धुबरी है, यानी एक पश्चिम का जो सबसे दूर का बिंदु और पूरब के सबसे दूर के बिंदु में भारत में समय का अंतर लगभग 1 घंटा 45 मिनट का है। वैसे में प्रयागराज से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, चूंकि भारत लंदन के पूरब में पड़ता है, इस प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर उसके पूरब में है। तो यहाँ पर ईस्ट देशांतर पर 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो प्रयागराज से गुजरती है, भारत सरकार ने उसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए निर्धारित किया है। अब हमने गणितीय गणना में बताया कि 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 1 घंटे में जब 15 डिग्री घूमेगी, यह जो 15 डिग्री है, अगर हम इसको 15 डिग्री देशांतर घूमने में 60 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर को घूमने में, रोटेट करने में इसे 4 मिनट का समय लगेगा। तो आपने देखा कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में
1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगा। तो भारत का जो प्रधान मानक रेखा है वह 82.5 डिग्री ईस्ट का देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है। ईस्ट तो हम लोग बाद में देखेंगे समय जोड़ने के लिए। देशांतर रेखा को माना गया है, तो यह जो समय होगा वह 4 गुने 82.5 डिग्री होगा। आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यह जो है 5.5 घंटा प्लस में आएगा लंदन पे। अगर लंदन में 12 बज रहा होगा, लंदन में दोपहर का 12 बज रहा होगा, तो भारत में 12 + 5 5.5 17.5 यानी 5:30 बजे सायं का समय होगा। आप इसे जो है गणना करके देखिएगा किसी भी देश के जो मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा है उसके साथ यह गणितीय गणना कीजिएगा। कैसे गणना करना है कि 1 डिग्री देशांतर को घूमने में या घूर्णन करने में पृथ्वी को कितना लगता है? 15 मिनट का समय लगता है। तो वैसे में जिस डिग्री देशांतर पर भारत में 82.5 डिग्री, हमने इसको उदाहरण लिया, देशांतर में घूमने में 15 गुने 82.5। चूंकि भारत ईस्ट में है इसलिए यह जो समय होगा यह मिनट में होगा, इसको घंटा में बदलेंगे तो यह जो है 5.5 घंटा प्लस में, क्योंकि 5.5 घंटा यह पूरब में, भारत की अवस्थिति लंदन से पूरब में है, तो 5.5 घंटा प्लस में टाइम चलेगा। हमने बताया कि अगर लंदन में दिन का 12 बज रहा होगा तो भारत में सायं का 5.5 बज रहा होगा। अगर लंदन में सायं का 5.5 बज रहा होगा, तो भारत में 5.5 घंटा और जोड़ दीजिए। अगर 5 बज रहा होगा, लंदन में 5.5 बज रहा होगा, तो भारत में रात्रि का 11 बज रहा होगा। आपने समझा कि कैसे यहां से यह 5.5 घंटा आगे है, तो यह समय इसमें जुड़ेगा। 5.5 बजे सायं हो रहा है, 5:30, तो इसमें फिर से 5:30, 5 घंटा 30 मिनट को जोड़ना होगा, और यह कुल मिलाकर 11 बजे इस समय को दिखाएगा जो कि भारत में होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से देशांतर रेखाओं के द्वारा, जो वहां के मानक देशांतर रेखाएं हैं उसके द्वारा हम समय की गणना करते हैं। और सभी प्रमुख परीक्षाओं में, एक तो बच्चों के लिए जो समझने की बात है कि यह बेसिक संकल्पना है, यह बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे समय का निर्धारण किया जाए, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समय के निर्धारण की जो है बात होती है, और उसमें इस तरह का सवाल दिया जाता है, अब समय का निर्धारण किया जाता है। तो मुझे आशा है कि यह जो है आपको चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर बखूबी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।